जी सर, आपको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, आपको भी इंडिया मुबारक हो। पाकिस्तान को, दोनों को। हाँ जी, हाँ जी। आपको जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर हम आजकल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है यूट्यूब पे। इंडिया के भी बड़े यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के भी हैं जो कि तारीख से आपको रोशनास करवाते हैं लेकिन अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली। अब आजकल जो तारीखदान है, जो जो हिस्ट्री को समझते हैं या उस पे एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं, वो ये भी बात करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने क्वेटा ट्रेनिंग कॉलेज था शायद, वहाँ पे तकरीर करते हुए कहा था कि जो मुल्की इदारे हैं या फ़ौज है, रियासती इदारे वो अपनी हदूद में रहें और वो अवाम को सर्व करेंगे और पॉलिसी बनाना सियासतदान का काम है। फिर हाँ। उनको जो टीबी का मसला था, टीबी का जब मसला हुआ तो उस टाइम तो कराची डेवलप था या अगर कह सकते थे तो उनको बर्तानिया में भी भेजा जा सकता था टीबी के इलाज के लिए। तो सर उनको फिर ज़ियारत में ही क्यों भेजा गया? ज़ियारत में भेजा गया जहाँ पर उनकी जो एम्बुलेंस थी या जो उनकी कसमा-पुरसी के हालात थे। उसके बाद फिर अयूब खान साहब ने जब आपके जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह थी, उनके साथ भी बड़ा बुरा कैंपेन चलाई, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की और फिर 1962 का आइन दिया। उसके बाद बुनियादी जमहूरियतों का आइन था। फिर उसके बाद जद्दोजहद करते-करते 1973 का आइन मिला जिसमें बाद में भी मॉडिफ़िकेशंस कर दी गई। तो सर जो तारीखी पहलू में ये जिन्नाह साहब का जो वाक़या है, जो आखिरत की उनकी जो आखिर जो एंड टाइम था उनका, वो बड़ा मिस्टीरियस है। तो सर आप इस हवाले से क्या लब कुशाई फरमाएँगे? यार देखें, मैं इस बात का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैंने को बहुत ज़्यादा इसको देखा है तारीख को, जो उनके आखिरी हालात थे, उनके बारे में मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं। ठीक है? मुझे वही बातें पता हैं जो आपको पता है, मगर मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिन्नाह को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि गोरा जब जाएगा तो उसका जो सिस्टम है वो इधर ही होगा और वो इसके बाद क्या सलूक करेगा। क्योंकि लियाकत अली खान ने एक पूरी आजकल लोग बहुत हिस्ट्री की बात करते हैं ना उसके बारे में कि लियाकत अली खान ने एक पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। वो चाहता था कि जिन्नाह जल्दी से जल्दी मार जाए, ठीक है? ताकि वो होली-सोली पाकिस्तान का बन जाए, ठीक है? और फिर आज तक ये रिपोर्ट नहीं आ सकी कि लियाकत अली खान को क्यों गोली मारी गई थी। तो वो भी एक चीज़ है कि जब एक बात थी कि जिन्नाह और शायद जिन्नाह के आस-पास के जो लोग थे, वो शायद पाकिस्तान को एक जो मिलिट्री कंट्रोल्ड रियासत है, वो बनने से शायद रोक सकते। मगर लियाकत अली खान जो था ना, वो इस रास्ते वो क्योंकि जब सियासतदानों का तमाशा शुरू हो गया ना आपस में, जो पहले 5 सालों में 7 वज़ीर-ए-आज़म बदले, उस टाइम पे ये बात नज़र आने लग गई थी कि सियासतदानों के ना तो ये हाथ के अंदर है और पीछे से स्ट्रिंग्स जो है वो फ़ौज ने खींचना शुरू कर दी। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि 55-56 में फिर आ जाता है अयूब खान। जब फिर अयूब खान आ जाता है तो वो फिर जो है वो फिर कब्ज़ा करने के बाद इन सब का बिस्तर गोल करता है और दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, देखें लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ पाई ना कि जो इलेक्शन लड़ के पाकिस्तान के नुमाइंदे बने थे, वो उस पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं थे जो पाकिस्तान बना था। जो लियाकत अली खान को वोट दिए थे, वो तो जहाँ से वो आया था, उधर के मुसलमानों ने वोट दिए थे ना, वो पाकिस्तानी मुसलमानों ने थोड़ी वोट दिए थे। ठीक है? मुझे अब सही पता नहीं है कि कहाँ का था वो, नहीं, वो आप खुद चेक कर सकते हैं, वो शायद यूपी का था कि सीपी का था, कहीं का था। बंगाल के थे वहाँ से वो सर। बंगाल वहाँ से जीत के आया था ना, ठीक जी। है? तो भाई वो यहाँ पे कैसे बन सकता था वज़ीर-ए-आज़म? भाई इस इलाके के में तो भाई जो जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट करना था या जो बनना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म, वो इस इलाके से होना चाहिए था और बांग्लादेश में जिसने बनना था, उसे वहाँ से होना चाहिए था। दूसरी बात है कि हुक्मरान में और रियाया में एक फिर रियाया का वर्ड आ गया, फिर ज़ाहिर-सी बात है। वो फिर एक डिस्कनेक्ट तो पैदा हो गया ना। अब वो उनको वैसे देख ही नहीं रहा, ना वो उनके मसले समझ रहा है, उसके ज़हन पे सिर्फ़ हुकूमत छाई हुई है, ठीक है? और उसकी कोई रियल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है अवाम में, तो फिर क्या होगा? भाई 1947 में अगर पंजाब में जाके कहीं भी तकरीर करनी थी ना लियाकत अली खान ने, तो उस बेचारे को पंजाबी आती थी, अगर आती थी तो उसे पंजाबी में करनी पड़नी थी। जिन्नाह के भी यही मसले थे ना, जिन्नाह उर्दू में अंग्रेज़ी में तकरीरें करता फिरता था। तो डिस्कनेक्ट तो था, मुस्लिम लीग भी तो गोरे ने बनवाई थी ना यार, अब ये बात तो हम भूल तो नहीं सकते ना। कांग्रेस भी गोरे ने बनवाई थी, मुस्लिम लीग भी गोरे ने बनवाई थी, ठीक है? और अपने मकसद के लिए बनाई थी।
जी सर। अ, 1938 में गोरा ये थोड़ी सोच रहा था कि अगले 10 साल में उसे जाना है। आपको पता है ना, वो तो नहीं सोच रहा था ना कि उसे अगले 10 साल में जाना है। उसके गले उसको तो हिटलर लड़ गया, तो फिर उसकी वजह से हमारी जान छूट गई, वरना रैशनल पोस्टेड ड्रॉप हो गई। ठीक है, वरना गोरा तो नहीं जा रहा था भाई। गोरा तो शायद आज भी इधर होता, अगर जंगे ना होती वो वाली। तो हम उससे आजादी लेते तो किन हाथों से लेते, मैं नहीं जानता। ठीक है, और क्या हालत होती हम नहीं जानते, मगर रेवेन्यू तो सारा पीछे जाता था ना भाई। ठीक है, हाँ, हमारे पास थोड़ी यूज होता था। वो एक एक तरीका था जिसके थ्रू उन्होंने आपको गरीब रख के खुद को अमीर बनाना था, यही सारा था। आ गए वापस, तो ये बात है। जी सर, आपसे अगला क्वेश्चन था कि कुछ ही आज़ादी की थोड़ी ही देर बाद जो सकूते टाका हो गया था, सकूते टाका से पहले जो शेख मुजीबुर रहमान था, वो काफ़ी गुफ्तगू करता था भुट्टो के साथ भी, याहिया के साथ भी। फिर वो उसने वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल कर ली थी, लेकिन उसमें भुट्टो साहब भी थे, वो भी कहते थे कि मैं इनकी हुकूमत नहीं बनने दूँगा। तो वो नैरेटिव तब था जब मुतालिया पढ़ते थे, उसमें भी कहा जाता था कि जो मुजीबुर रहमान जो मुजीबुर रहमान था, वो एक गद्दार था और उसने इस तरह पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। तो सर जब बाद में हम पढ़ते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसका मैंडेट था, अगर उसको मैंडेट दे भी दिया जाता, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी जानिब देखा जाए कि जब उसी बंदा जो कि बांग्लादेश का हीरो बन गया था, फिर 4 साल बाद उसी की फ़ौज ने उसके पूरे ख़ानदान समेत उसको कत्ल कर दिया। तो सर ये जनूबी एशिया की ये जो तारीख़ है, ये बड़ी खूनी तारीख़ है। अगर हम पाकिस्तान के बाद में पाकिस्तान से 2 लख्त होने वाले बांग्लादेश के हवाले से भी देखें, तो अब भी जो है बातें उठती हैं, जो बलूचिस्तान में बाकी इदारे जो एक ही इदारा एक मज़बूत है। हम चाहते हैं कि बाकी भी पाकिस्तान के इदारे सारे मज़बूत हो, पाकिस्तान प्रोग्रेस करे। लेकिन जो आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के, एक जमात है वो भी मुजीबुर रहमान की बड़ी मिसालें देती हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जैसा कोई और लीडर भी आ गया है, जो पाकिस्तान को ये कर देगा। खैबर पख्तूनख्वा के भी आप हालात देख लें। तो सर इस सारे पस-ए-मंज़र में जब हम आज़ादी मनाते हैं, तो वो कोई इतनी पाकिस्तान वो कोई इतनी खुशी की जगह पे तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हों कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, देखें, फौज ने जो मुजीब के जो मुतालबात थे वो बड़े दुरुस्त थे। एक तो वो ये कहता था कि भाई उर्दू क्यों हो, में बंगाली होनी चाहिए नेशनल जुबान, और उसे बराबर कौमी जुबान का दर्जा देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो पंजाबी को भी मिलना चाहिए, सिंधी को भी मिलना चाहिए, उर्दू स्पीकिंग जो है उर्दू को भी उनके लिए मिलना चाहिए, बलोची, और सबको नेशनल जुबान का दर्जा मिलना चाहिए था। सब में इक्वल लिटरेचर छपना चाहिए था ताकि सारे लोग बराबर चलते। दूसरी बात ये थी कि मेरे ख्याल में मुजीब कोई गद्दार नहीं था। मुजीब बिल्कुल सही बंदा था, और मुजीब ने बेचारे ने बड़ी-बड़ी जेल काटी, इनसे मारें खाई, फिर भी अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। और बाद में बात ये है कि जैसे जिन्ना को नहीं समझ आई ना कि वो गोरे चले गए हैं, गोरे का कॉलोनियल इंस्टीट्यूट वहीं पे खड़ा है, वैसे ही मुजीब को भी नहीं समझ आई कि गोरे चले गए हैं, गोरे का कॉलोनियल इंस्टीट्यूट वहीं पे खड़ा है। चाहे फ़ौज बंगाली हो या पाकिस्तानी हो, बनाई गोरे ने थी। समझ गए ना आप? तो ये एक अलमिया है, ये एक हिस्ट्री है हमारी, खून 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 नज़ीर हिस्ट्री है ये सारी की सारी। ठीक है? जी सर। हिस्ट्री को व्हाइट वॉश नहीं ना किया जा सकता। वो ऐसी खबीस चीज़ है कि वो फंगस की तरह नीचे से फिर चूने के निकल आती है बाहर। जी सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, आपका वक़्त बहुत कीमती है। ये है कि आजकल जो इंडियन मीडिया को अगर देखते हैं, मेनस्ट्रीम चैनल्स को, तो वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में खबरें देते हैं और पाकिस्तान के बारे में सारा कुछ बताते हैं। पहले इस बात को कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के जो भी मामलात है पाकिस्तान खुद देख लेगा। लेकिन अब जिस तरह कुछ तरह लगता भी है कि भारत या इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में खलफशार के लिए,
या इंतशार के लिए भी। जिस तरह से वो बीएलए को कवरेज करते हैं, जिस तरह वो कश्मीर में कर रहे हैं, कश्मीर के 2-3 यूट्यूबर हैं, अब तो वो आज़ादी-आज़ादी के नारे लगाते हैं और जो वेस्ट में भी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर बर्तानिया में भी इनका गलबा है। तो मैं तो इनको एज़ अ इंसान ट्रीट करता था, मैं किसी को पंजाबी, बलोची, सिंधी नहीं देखता था, ख़ास तौर पर इधर आके सब एक ही चमड़ी के हैं। तो ये इधर भी लोगों को बड़ी देर से कहते हैं कि हम आते तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर हैं, मैं किसी को जनरलाइज़ नहीं कर रहा या रेशियल बुनियादों पर नहीं जज कर रहा, लेकिन वो जो आज़ादी का अब कहने लग गए हैं, एक छोटा-सा खिता है पाकिस्तान के पास, अब वो उसको कहते हैं कि आज़ाद कर दें और 1948 के मुआहिदे बताते हैं। तो सर आप इस सब को कैसे देखते हैं? देखें, मसला ये है कि जब कोई परसिक्यूटेड होता है ना, तो वो बहुत सी ऐसी बातें करता है। कश्मीरियों के मसले अपनी तौर पे मौजूद हैं और एक इंडिया से इस टाइम फीडिंग भी हो रही है। देखें, एक सिंपल बात है, मैं अब आपको इस पॉइंट पे ये बता सकता हूँ, बहुत से हमारे हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय दोस्तों को ये बात पसंद नहीं आएगी। मेरे ख्याल में इस पॉइंट पे पाकिस्तान में ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया कराता है। उसकी वजह ये है कि और अभी ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उनको पता है ना कि अब वो नहीं लड़ सकेंगे, तो वो टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, जैसे पहले पाकिस्तान करता था। ठीक है? तो ये टेररिज्म अभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मगर कश्मीर की डोर मंडे नहीं चाड़ सकती, बेल मंडे नहीं चाड़ सकती। उसकी एक सिंपल बात है कि कश्मीर का इशू ऐसा है कि क्रॉस द बॉर्डर जो कश्मीरी है ना, वो पाकिस्तान वाले कश्मीरियों से 100 टाइम्स से ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड। ठीक है? तो ये एक पॉकेट है और ये एक वक्ती बुखार है जो उतर जाएगा। ज़ाहिर बात है कि इसमें सख्त मिलिट्री एक्शन होगा, जो कि अफसोसनाक होगा बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि जो कि इस तरह के किसी एब्सर्ड किस्म के रोमांटिसिज्म का शिकार लोग हैं, जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो असल में कश्मीरियों का फ़ायदा नहीं कर रहे। ठीक है? तो उसका नुकसान ही होगा इन द लॉन्ग रन। और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इतनी अकल समझ पहले तो कभी नहीं थी, और आई डोंट थिंक सो कि अभी भी है, कि इसका रिजल्ट को खून-नज़ीर ना निकले। समझ गए आप? और कश्मीर का वैसे ही अगले 10 साल में जो कश्मीर वाला सिलसिला है ना, वो किसी और तरफ चला जाएगा। ये मसला जो हिंदुस्तान, जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहाँ से, वो इसलिए हो रही हैं कि उनको भी नज़र आ रहा है कि अगले 10 साल में ये बहुत ड्रास्टिकली मतलब मैं ये प्रेडिक्शन इस टाइम पे कर सकता हूँ, और मैं नहीं कर रहा, सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स खुद कर रहे हैं। कश्मीर इंडिया के पास नहीं रहेगा। उसकी आई एम सॉरी, बड़े लोगों को ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है ना, वो नहीं रह पाएगा। ठीक है? क्योंकि पहले जो कुछ अमेरिका चाहता था वो होता था, और वहां पे मसले और थे। अभी इंडिया के पास यही चांस है कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना टेबल पे बैठ जाएं और उसके बाद डिसाइड कर लें कि भाई हमने इस रीजन और अपने रीजन के डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व करने। अगर इंडियन इंडिया की तरफ से विजडम नहीं दिखाया जाएगा, फिर कश्मीर इंडिया के पास नहीं रहेगा। ये बात, मतलब ये नविश्ता दीवार है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, और ये बहुत मुश्किल है कि फिर रह पाए, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हालात हुए हैं, अगर कोई फुल फ्लैज वार हो भी गई तो इंडियन आर्मी को कश्मीर से निकलना पड़ेगा। और ये कोई वो यूक्रेन वाला सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पे ड्रोन्स इधर से जा रहे होंगे, ड्रोन्स इधर से आ रहे होंगे, दरमियान में एक एक ऐसी लाइन डेवलप हो जाएगी कि जिधर इधर से इधर वाले उधर नहीं जा सकेंगे, उधर वाले इधर नहीं जा सकेंगे। कश्मीर का इशू बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो बिल्कुल एक माउंटेनियस हिली एरिया है। कुछ चौक पॉइंट्स हैं जिन पे अगर इशू बन जाए तो इंडियन आर्मी का वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि हमें 1998 की कारगिल वॉर का पता है अच्छे तरीके से। फिर कारगिल वॉर वाला सिनेरियो दोबारा पैदा हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि जो पैदा होना, मुझे लगता है कि अगर यही मोदी गवर्नमेंट रहती है और बीजेपी अगर अगले 8-10 साल और गुजार जाती है, तो कांग्रेस आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ दूसरी को गवर्नमेंट आ जाए जिसमें ये विजडम हो कि बातों को बैठ के टेबल पे कर लिया जाए, तो फिर कश्मीर के जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर दूसरी बात है, ये जो अभी इन्होंने सिंध ताश माहे को मुअत्तल किया हुआ है जो अपनी तरफ से वन साइडेड, वो एक बहुत बड़ा लेजिटिमेट पॉइंट है ना, जिससे जंग हो सकती है। फर्ज करो कि कोई ऐसा सैलाब आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, या कोई ऐसा डैम बनाने की बात कर दें, डैम तो खैर नहीं, पाकिस्तान के हाथ कोई ऐसी बात चढ़ जाए, तो चाइना उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है वो जिस तरफ जा रहा है आजकल, आई डोंट थिंक सो कि वेस्ट या कोई भी और रोक पाएगा फिर। ठीक है? जी तो सर। के होते जी। हुए
जी सर, मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन की इजाज़त कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, करें, करें, ज़रूर। क्या आप इतने तकल्लुफ़ से क्यों पूछ रहे हैं? सर अब आपका टाइम है ना, तो सर वो आपसे एक क्वेश्चन था कि कल्चरली तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जब हम टीवी देखते हैं, पाकिस्तान के सीरियल्स बहुत मशहूर हैं, पाकिस्तान के गाने हैं, पाकिस्तान के अब एआरवाई पर या रियलिटी शोज़ लगते हैं, इंडिया से भी कॉपी की जाते हैं और इंडिया वाले भी पाकिस्तान के गाने कई कॉपी करते हैं और वो बना लेते हैं उसको मॉडिफ़ाई करके। तो जिस तरह इंडिया का एक रियलिटी शो था जिसमें वो एक घर में कैमरे लगाकर तो सारा वो वॉच करते हैं 24 आवर्स कि उनकी हरकतों सकनात क्या हैं, वो उनका हुँ। माइंड क्या है, सोशल उनका स्टेबिलिटी क्या है लोगों में। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है। तो सर बहुत सी चीज़ों में आपस में यगानगत है और बहुत सी चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कल्चर जो है क्योंकि एक ही जगह से सारे जो बेसिक था, इनिशियल पॉइंट था दोनों कौमों का वो एक ही था। इंडिया से ही आए थे और पहले मुख्तलिफ तहज़ीबें थी। तो सर क्या आप समझते हैं कि ये दोनों मुल्क ही एक-दूसरे की तहज़ीब को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने किसी को नहीं यार देखा कि तहज़ीब तो एक ही थी ना, अडॉप्ट क्या जी, करना है? एक ही तहज़ीब थी, एक ही सर वो तहज़ीब है। वो देखें अभी के इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडियन गवर्नमेंट ने केस किया हुआ था कि बनास्पति चावल जो है ना, उसका ट्रेडमार्क सिर्फ़ इंडियन चावल के लिए होना चाहिए। वो रिजेक्ट हो गया। यानी ऐसी नॉनसेंस हरकतें कर रहे हैं ना, मतलब जो चिंदी चोरों वाला काम होता है, वो है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो ऐसी बातें तो नहीं होती ना, वो आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना, ये एक जो ये समझ रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ जी इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान के लोगों की नहीं थी, इंडिया के लोगों की थी। ये इस तरह की नॉनसेंस बातें जो कि हकीकत के खिलाफ हैं। बनास्पति चावल जी इनका नहीं है। क्यों नहीं है भाई? किसने कहा आपको? सियालकोट में ही तो बनास्पति उगता है, ठीक है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बनास्पति जो है वो सियालकोट में उगता है भाई, बासमती चावल, ठीक है? उससे ज़्यादा कहीं नहीं उगता, जाके देख लें बेशक। और वहाँ का ही है, तो सियालकोट तो आज पाकिस्तान में है, ठीक है? हाँ, हमें पता है कि दूसरा जहाँ पे और जगहों पे उगता है, जो कि बाकी जो इंडिया के पंजाब में उगता है, वो भी पंजाब है भाई, ठीक है? जी तो सर। आप कैसे कह सकते हो कि एक तरफ का पंजाब के पास लाइसेंस होगा, दूसरे के पास नहीं होगा? दूसरी बात ये है, कल्चर एक है यार, सकाफ़त एक है, ठीक है? आप देखें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटी-सी। एक बंदा था जो 1997 में मर गया था, जब मैं 7वीं जमात में पढ़ता था। पता है वो कौन था? जी सर। कौन? बूझें ज़रा। इंडिया 1900 इंडिया पाकिस्तान की तारीख साज़ तरीन शख्सियात में से एक शख्स उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जी सर। ठीक है? नुसरत फ़तेह अली खान का जो फुटप्रिंट है ना, वो दिन-ब-दिन बड़ा होता जा रहा है म्यूज़िक पे, ठीक है? नुसरत जी, फ़तेह अली खान जो आज का म्यूज़िक है ना, उसको नुसरत फ़तेह अली खान से ज़्यादा किसी ने इंस्पायर नहीं किया। चाहे वो पसूड़ी का गाना हो, चाहे वो और इंडिया के मशहूर सुखविंदर सिंह के गाने हों, ठीक है? पुराने जो आजकल के गाने हैं बहुत सारे। भाई देखें आज भी अगर ये एक फ़िल्म बनाते हैं तो वो उसका टाइटल ट्रैक जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान का है। वो फ़िल्म पाकिस्तान के खिलाफ बन रही है, टाइटल ट्रैक नुसरत फ़तेह अली खान का है, ठीक है? और जिन्होंने कभी सुना नहीं है उसको उनको नहीं पता। मगर आप ये सोचें कि कोक स्टूडियो हो जाए या जितना भी आज इंडिया का कोक स्टूडियो एमटीवी है, पाकिस्तान का कोक स्टूडियो एमटीवी है, आपको हर गाने में से नुसरत फ़तेह अली खान असल में सुनाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि टोटली कॉपी उसकी हो रही है, सही है? जी तो सर। कैसे कोई और क्या इंडियन नहीं सुनते नुसरत फ़तेह अली खान के गाने? क्या हम मोहम्मद रफ़ी के गाने नहीं सुनते? क्या हमें लता नहीं पसंद? क्या हम किशोर कुमार को नहीं सुनते? मुकेश नहीं पसंद हमें? भाई पता है ना हमें। क्या लोग उधर नूरजहां नहीं सुनते? देखिए म्यूज़िक तो सबसे पहली धड़कन होता है सकाफ़त की। म्यूज़िक जो है ना वो सकाफ़त की पहली धड़कन है। सबसे पुराना आर्ट जो है ना इंसान का वो म्यूज़िक है। बाकी आर्ट जो है ना वो बाद में आए हैं। और म्यूज़िक की जो बीट है ना वो एक ही है, ढोल इधर भी बजता है, तो पाकिस्तानी, पंजाबी और सिंधी और सारे भाई ढोल बजना शुरू हो तो हर बंदा जो बिस्तर पे भी पड़ा हो ना भंगड़ा डालना शुरू कर देता है। तबले के बगैर हमें म्यूज़िक का मज़ा नहीं आता। हारमोनियम वही सितार, वही बांसुरी, सारा कुछ भाई देख लो क्या है। कैसे आप कह सकते हो कि डिफरेंट लोग? नहीं है जी डिफरेंट सर। लोग भाई, लोग एक ही हैं, मगर आप लोग नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि नहीं जी
इनकी सकाफत डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। भाई ये चंद 100 साल पहले जो मुसलमान हो गए, तो क्या उनकी तहजीब, उनकी सकाफत जो है, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म होगी? नहीं, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं यार, क्या करेंगे हम? जी, सर यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँगा कि गांधी साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान में सेक्युलर लोगों की तादाद है वो 90% के करीब शायद हो गई है। तो जब मैं भी ये सारी चीज़ें नोट करता हूँ और देखता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, तो पाकिस्तान के कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और वो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाला सेटअप जो बॉलीवुड में दिखाया जाता था कि टोपी पहन के एक मुसलमान है और वो हर वक़्त जिहाद के सिलसिले में निकला हुआ है। तो सर ऐसी तो कोई चीज़ अब नज़र नहीं आती और बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात नहीं है सर ये। देखिए, वो तो कभी भी नज़र नहीं आती थी ना, वो तो मेरे ख़्याल है दिल्ली का कल्चर है, कोई छोटा-मोटा, वो भी शायद दिल्ली का भी ऑब्सोलीट कल्चर है जिसको ये दिखाते हैं। वहाँ पे भी नहीं है ये। पाकिस्तान में तो कभी ये था ही नहीं, इन्होंने पंजाबी नहीं देखे कभी, पंजाबी तो भाई और तरह के लोग हैं, इन्होंने सिंधी नहीं देखे, जो उर्दू स्पीकिंग है पाकिस्तान के, वो नहीं देखे, पख्तून नहीं देखे, इनको नहीं पता ना, इनका मीडिया जो एक इंडियन फ़िल्मों की एक ख़ास डिपिक्शन है, वो दिखाते हैं। इवन कि वो अभी धुरंधर बना रहे हैं, उसमें भी वही नॉनसेंस दिखा रहे हैं, ठीक है? हालाँकि पाकिस्तान वैसा है ही नहीं है, पाकिस्तान का उस चीज़ से दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। जैसे ये वहाँ पे फ़ैशन दिखाते हैं, जैसी ज़ुबान दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, लोग वैसे सोचते नहीं हैं, लोगों की सोच, बेशक अभी कुछ लोग इधर कह रहे हैं म्यूज़िक हराम है, ओ भाई म्यूज़िक हराम, ये आप बात याद रखेंगे, वो सिर्फ़ चंद ऐसे लोगों के लिए है जो कि मज़हबी जहालत को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है? मुसलमान होते हुए भी बहुत से लोग मज़हब के मामले में, म्यूज़िक के मामले में कोई नहीं समझते। म्यूज़िक एक इंसान की, मैंने कहा है ना कि पहली बीट सकाफ़त की म्यूज़िक है भाई, ठीक है? पहली ईंट उसकी म्यूज़िक है और उससे नहीं जान छुड़ा, कोई भी नहीं छुड़ा सकता भाई। म्यूज़िक से दुनिया का कोई बंदा नहीं जान छुड़ा सकता। पहले जुनैद जमशेद पूरी ज़िंदगी गाने गाता रहा, बाद में नातें गाने शुरू की, तो उसमें भी वही आर्ट यूज़ कर रहा था जो उधर यूज़ कर रहा था। वही बीट्स और वही रिदम और वही चीज़ें जो उसने म्यूज़िक में सीखी थी, वो वहाँ पे यूज़ कर रहा था। ये नहीं था कि कोई बदल गया था, ठीक है? जी सर। कोई जी जान सर। नहीं छुड़ा सकता भाई, पैर थिरकने हैं, ढोल बजना है ते पंजाबियों दे पैरों में और बाजुओं में ताकत आ जाती है उसी टाइम, ठीक है? कोई बांसुरी अच्छी बजाता हो तो ऐसे ही पंजाबी रोना शुरू हो जाते हैं। सही है? समझ गए जी आप? सर। जी हाँ, सर। जी, जान नहीं जी, छूट सकती। भाई वो सिंपल बात है, आपका सारी दुनिया के गाने पसंद है, वो मैडम नूरजहां के पंजाबी गाने सुन के जो बंदे को मजा आता है ना, वो फिर नहीं आता और किसी के भी सुन के, ठीक है? नुसरत फतेह अली खान के गाने पंजाबी सुन के जो आता है ना मजा, वो नहीं आता। इंडिया से अगर कोई सुखविंदर या फिर वो क्या जितने भी सिंगर्स हैं, उनके गाने सुन के जो मजा आता है ना पंजाबी, वो नहीं आता मजा कहीं और। इंडिया की आज भी जो हम पंजाबी फिल्म देखते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि बंटवारा कभी हुआ है। जी सर, बिल्कुल। यकीन करें, कभी लगता ही नहीं है कि हुआ है, क्योंकि ऐसे लगता है यार ये क्या, ये तो हमारे बिल्कुल हम ही फिर रहे हैं, बिल्कुल वही जुगतें, वही बातें, वही हँसने, वही दुःख, वही वैसी बातें, सारा कुछ वही है ना। और जी मैं सर। समझता हूँ कि अगर अगर आप उधर से अगर आप हैदराबाद से हमारे सिंधी भाइयों को दिखाएँगे, तो उनको भी वही नज़र आएगा सारा कुछ। एक कल्चर है, एक गुजराती, हिंदी, सिंधी कल्चर एक सेम नज़र आएगा आपको, ठीक? जी तो सर। बात वही है कि आप सकाफ़त नहीं छीन सकते भाई किसी से भी।